हेलो डियर लर्नर्स, आज हम यहाँ पे क्यों उपस्थित हुए हैं आपको पता ही होगा। ठीक है, आज क्या है, 12 जनवरी है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का क्या होता है, जयंती मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद जी कौन थे, क्या थे, और उनके बारे में जितना भी आप पढ़ोगे, ठीक है, आपको वहां से प्रेरणा ही मिलेगा। ठीक है, और आपको लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आज हम इसलिए उपस्थित हुए हैं कि उनके जीवन के बारे में कुछ बातें कर सकें, उनके जीवन से जो भी उन्होंने कहा है, सीखा है, जो भी बातें उन्होंने कही है, या जो भी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, उनसे हमें क्या समझ आता है और हम अपने जीवन में उनको कैसे अपना सकते हैं। ठीक है, कैसे अपनी लाइफ में उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप हमें सिखाएंगे और हम आपको सिखाएंगे कैसे उनके जीवन की बहुत सारी अच्छी बातें सोच के, समझ के और सुन के। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात करें तो उनका बहुत ही फेमस कोट है, आपने बहुत बार सुना होगा, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। ठीक है, लेकिन होता क्या है, सबसे पहले हम जागते हैं फिर उठते हैं। बिस्तर से कब उठते हैं, जब जागते हैं फिर ही तो उठते हैं। ऐसे थोड़ी ना उठे और फिर जागे, जाके टकरा गए, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। बेड से उठे सीधा और फिर जाके पता चला 2-4 दीवारों से टकराने के बाद आंख खुली, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने ये बात क्यों कही, ये सोचने वाली बात है। जनरली क्या होता है, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं उसको लाइटली ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको उसको पढ़ना है, बैठ करके उसके बारे में सोचोगे तो कुछ चीजें आपको समझ आएंगी। जैसे उन्होंने कहा, उठो जागो, उठना है, किससे उठना है, अपने आलस्य से, तामस से। ठीक है, और जो भी आप अहंकार पालते हो मन में, आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, आपसे बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता, जो भी आपके मन में बहम होता है, उन सब से आपको क्या करना है, ऊपर उठना है और जागना है। जाग करके देखना है कि आप लाइफ में क्या क्या चीजें कर सकते हो। जागने का मतलब क्या है, देखना कि आपके अंदर क्या चीज ऐसी है जो आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, और फिर लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। लक्ष्य प्राप्ति का मतलब हो गया, जो भी आपने लाइफ में अपने गोल डिसाइड किए हैं, जो भी कुछ आपने सोचा है, जब तक वो अचीव ना हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। और वो तभी हो पाएगा जब आप पहले से ही उन चीजों को अपने दिमाग में स्पष्ट कर चुके होंगे कि हमें जीवन में करना क्या है। तो बहुत सारी चीजें आप सिखाओगे, बात करोगे इसके बारे में। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बोलेंगी आके नैन्सी। अब सुनते हैं इनको। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विवेकानंद के आज उनकी जयंती है, उसी सम्मेलन में हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सभी ने उनके जीवन के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारे आंदोलनों के बारे में पढ़ा होगा। तो मैं उन्हीं में से एक शिकागो सम्मेलन है जिस बारे में आपको बताना चाहती हूँ। यह सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। यह सभी धर्मों का एक सम्मेलन था जहाँ पे सभी धर्म के लोग आए थे, सभी ने अपनी अपनी स्पीच दी थी। वहां पे विवेकानंद जी भी उपस्थित थे। तो वहां के जो अंग्रेज थे, उन्हें लगा कि ये तो हिंदुस्तान से आए हैं, क्या ही बोलेंगे, तो उन्हें बहुत ही शून्य समय दिया था अपनी बात कहने के लिए। तो टी ब्रेक हुआ था, उसमें ही उन्हें थोड़ा सा समय दिया था कि आप भी अपनी बात कहिए। तो उसी के संबंध में एक छोटी सी कविता प्रस्तुत की है, सुनिएगा। कि बेला की समापन के शून्य पर बोलना था, सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया। बेला की समापन के शून्य पर बोलना था, सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया। बहनों और भाइयों पे तालियां ही तालियां थी, शब्द शब्द साधु का यमक रंद हो गया। बहनों और भाइयों पे तालियां ही तालियां थी, शब्द शब्द साधु का यमक रंद हो गया। भारतीय धर्म संस्कृति जाना जग सारा, तो प्रचार गोरों का तभी से बंद हो गया। और लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोले वो नरेंद्र साथियों विवेकानंद हो गया, वो नरेंद्र साथियों विवेकानंद हो गया। और इसी के साथ मैं आगे की पंक्तियां कहना चाहूंगी कि उन्होंने बताया कि हमें कैसे चुनाव करना चाहिए सब में। तो माँ के मान और शीश में से हो चुनाव यदि, शीश अर्थात अहंकार, माँ के मान और शीश में से हो चुनाव यदि, शीश झुका माँ के मान को बढ़ाना चाहिए। शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव यदि, हमें स्वाभिमान को ही अपनाना चाहिए, हमें स्वाभिमान को ही अपनाना चाहिए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे
तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुफल मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुफल मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता मैं इतना मांगती तुमसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता मैं इतना मांगती तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम लोग को ज्ञात ही होगा, पर फिर भी एक बार मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को कोलकाता में हुआ था और इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और 25 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने अध्यात्म का मार्ग अपना लिया था, जिस कारण इनको एक आध्यात्मिक युग प्रदान इन्होंने किया था हम लोगों को। और आज के युवाओं को ये समझना चाहिए कि एक आध्यात्मिक बात क्या होती है और आध्यात्मिक युग के बारे में हम सभी लोग को चिंतन करना चाहिए। अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। न मित्रता हो शत्रुता से, न तेरा कोई शत्रु हो, न मित्रता हो शत्रुता से, न तेरा कोई शत्रु हो। सिया के राम जैसे थे तेरे भी राम बन जाए, देख शालीनता से तू भी अपने मन के दामन को, देख शालीनता से तू भी अपने मन के दामन को। ऐसे ये देश पावन हो धरा ये स्वर्ग बन जाए, ऐसे ये देश पावन हो धरा ये स्वर्ग बन जाए। ये भारत वर्ष है इसकी कोई सीमा हो नहीं सकती, ये भारत वर्ष है इसकी कोई सीमा हो नहीं सकती। जहाँ तक जाए ये दुनिया वहाँ तक जा नहीं सकती, जहाँ तक चाहे ये दुनिया वहाँ तक जा नहीं सकती। है ये कलयुग यहाँ सभी है अपने देश के मालिक, है ये कलयुग यहाँ सभी है अपने देश के मालिक। विधाता हो मेहरबान तो ये उलझन ही मिट जाए, विधाता हो मेहरबान तो ये उलझन ही मिट जाए। यहाँ एक भाई भाई को अपना ज्ञान बतलाए, है ये कलयुग यहाँ सभी है अपने देश के मालिक, है ये कलयुग यहाँ सभी है अपने देश के मालिक। ये देश है शहीदों का उन्हें ये कौन बतलाए, ये देश है शहीदों का उन्हें ये कौन बतलाए। ये भारत वर्ष है इसकी कोई सीमा हो नहीं सकती, ये भारत वर्ष है इसकी कोई सीमा हो नहीं सकती। जहाँ तक जाए ये दुनिया वहाँ तक जा नहीं सकती, जहाँ तक चाहे ये दुनिया वहाँ तक जा नहीं सकती। जब तक खड़े हैं वो हमारे देश की रक्षा में, जब तक खड़े हैं वो हमारे देश की रक्षा में, दुश्मनों की देखने की भी हिम्मत हो नहीं सकती, दुश्मनों की देखने की भी हिम्मत हो नहीं सकती। Respected sir or other brother and sisters, today we are going to a poem. So that is, है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया पर हम अपना नाम अमर करवाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे,
हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे कोने में हैं, अपनी ही गिरी नजर में हैं, हम उनके बूझे दिमागों में हम उत्साह का भाव जगाएंगे। थैंक यू। यहाँ उपस्थित शिक्षक एवं मेरे प्यारे साथियों एवं सीनियर्स भैया और बहनों, मैं आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे यहाँ आज स्वामी विवेकानंद के बारे में विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वामी विवेकानंद वह शख्स हैं जिससे आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों युवा प्रेरणा लेते हैं। सन 1831 में विश्व में महासभा में इन्हें अपने भाषण के लिए आमंत्रित किया गया, जहां इन्हें अपने भाषण को बोलने का सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया। उस भाषण की शुरुआत इन्होंने मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की। उसके बाद सभा में तालियों की गूंज उठी। इनका बहुत ही प्रसिद्ध विचार था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि सफलता की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जीत उतनी ही शानदार होगी जितना ही संघर्ष कठिन होगा। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। जमीन अच्छी है, खाद अच्छी है, जमीन अच्छी है, खाद अच्छी है, परंतु जल खारा है तो फूल खिलते नहीं है। भाव अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, परंतु वाणी खराब है तो संबंध टिकते नहीं है। धन्यवाद। आज के युवाओं के लिए कुछ पंक्तियां हैं कि हम युवा हैं नए भारत के, हम युवा हैं नए भारत के, बदलाव हमारा नारा है। हम युवा हैं नए भारत के, बदलाव हमारा नारा है। माँ भारती के जमी का कण कण हमें प्यारा है। विवेकानंद की बात करें या बात करें कलाम की, विवेकानंद की बात करें या बात करें कलाम की, हमें ज्ञान है भगत सिंह के क्रांतिकारी सलाम की। जंग का मैदान हो या खेल का मैदान, जंग का मैदान हो या खेल का मैदान, मकसद है कि हर जमी पे भारत का जयगान हो। हवाओं का रुख जो मोड़ दे वैसा हमारा तेज है, नफरतों की आंधियों से हमेशा हमें परहेज है। गरीबी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और बेरोजगारी कि भारत के युवाओं को नहीं है ये प्यारे। दुश्मन जो हमें आंख दिखलाए, ये अंत उनके शरारत के, बदलाव हमारा नारा है। हम युवा हैं नए भारत के। अपनी वाणी को समाप्त करते हुए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। चारों ओर खुशियां हो, मन में सबके आनंद हो, कि चारों ओर खुशियां हो, मन में सबके आनंद हो। काश ऐसा इस देश में फिर से कोई विवेकानंद हो। धन्यवाद। Good afternoon to all of you, respected sir and all my dear brother and sister. Today wish you a very very happy National Youth Day to all of you. Myself Sakshi Angwar. Today I present my one thought. If you talk sometime in a most important person, then you talk to yourself. If you miss this thing, that's why you miss very important meeting to a very intelligent person. And my second thought is, love is life, hardness is death, practice is life, failure is death, expansion is life, confusion is death. Thank you. Hello everyone, here is Minerva. I wish you all a very happy Youth Day. Today I am here to say some words about the same topic. You all know that youth is the age between adulthood and childhood. Youth is the future of a nation. Youth is the source of innovation and development for a country. So, to celebrate this youth, to help the youth in progress, the government has decided to celebrate 12th January as Youth Day. But why 12th January? Why particularly 12th January? We could have chosen some other date. Let me tell you. The reason is that on this date, a brilliant person, a philosopher, a religious teacher, a Hindu monk, and the chief disciple of Indian mystic Ramakrishna Swami Vivekanand was born. So, in order to commemorate Swami Vivekanand, we celebrate 12th January as National Youth Day. Swami Vivekanand has always been the source of inspiration for the youth. But we never remember his inspirations. We never remember his ideals. We never remember his principles. What we remember is only to enjoy our life. We forget what he asked us to do. We forget all his principles. I remember one of his sayings that learn what is good in others. Learn what is good in others, but
please do not become others. This saying is one of my favorite because it says that if you see anything good in anyone, then please adopt it in yourself. Adopt it in your way. Do not try to copy them. Do not try to change yourself completely. But what we do, whenever we see anything attractive in any person, we just start following them blindly and we just start trying copying them. So it is very wrong. For example, if we see any actor, he is wearing damaged jeans, then we start wearing damaged jeans. We don't have any brain that this jeans is showing our legs, it's showing our parts of body. So it is not a good thing. We should not copy them blindly. We have our own mind. We should focus on our mind and we should try to adopt what is good in them, not blindly copy them. Remember, the best side of a person is his or her real side. If you are real, then you are best. So you could get success only if you follow your real one. You are unique. No one can be like you, and you can also not be like anyone. So remember this. Please do not try to copy anyone. Also, Swami Vivekananda was very much dedicated to his work. He always worked very focused, with a lot of focus. But what we do? We get distracted from many things such as mobile phones. Our friends, they are also a great source of distraction for ourselves. If we are studying, they will come, oh, why are you studying? There is no need of studying. Let us go and enjoy. Let us have this dish, or let us go and see the fair. We will enjoy, we will have party. No need of this study. Why are you studying? Government job is not available for anyone. These all thoughts also distract us. Then we think, okay, there is no need to study. Let us go. So we should always ignore these type of distractions. We know what we do. We have many things to do, but we don't have hard work to do. We listen to everyone, but we don't listen to our teachers. We always remember our rights, but we don't remember our duties. Our duties towards our families, our duties towards our parents, our duties towards the nation, and most importantly, our duties towards ourselves. Remember, the best feeling in life is to be proud of yourself. If you do anything by which you can be proud of yourself, then it is the best feeling of this world. And I also assure you that if you want to do anything, just follow the right path, work hard, and you will get the success. With these words, I would like to conclude my speech, because if I will start speaking, if I achieve the rhythm, then the whole day will be exhausted. So I don't want to waste your time. With these words, I would like to say thank you and also a very happy Youth Day. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू सर। और हमारे आज हम सभी जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, साथ ही हमारे प्यारे सर श्रीमित पाठक जी का भी जन्म दिवस है। उनको हार्दिक शुभकामनाएं उसके लिए। और मैं विवेकानंद जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा क्योंकि इससे पहले हमारे जो सहपाठी हैं वो बता चुके हैं। उन्होंने एक बात बताई थी कि किसी लक्ष्य पर अपना ध्यान कैसे केंद्रित करें। उनका एक वाक्य याद आता है हमें कि उनके पास एक व्यक्ति आया था उनके आश्रम पे, तब उसने कहा था कि मुझे अपने मतलब जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें बहुत बाधाएं आ रही हैं। तब उन्होंने कहा कि हमारी कुत्ता रह जा, पालतू कुत्ता है ये आप जब तक किसी को टहला कर लाएंगे तब तक हम आपके बारे में कुछ सोच लेंगे कि आप ध्यान कैसे केंद्रित करें। तब वो गया और टहला कर लाया। तब जब वो वापस आया तब उसने कहा कि स्वामी जी बताइए कि ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए। तब उन्होंने देखा कि उनका जो कुत्ता था वो बहुत तेज हाँफ रहा था और उसे बिल्कुल टहल के आया था तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तब उसने पूछा कि ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये कुत्ता है सर, ये हम इसे टहलाने ले गए थे तो ये जिस चीज़ को देखता है उसकी तरफ दौड़ जाता, तो इस वजह से ये ज़्यादा थक गया और मैं तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था इसलिए नहीं थक पाया। तब उसने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य हमारे सामने ही होता है, फिर भी हम इधर उधर भागते हैं। देखते हैं कि इसमें वैकेंसी आ गई तो इसमें नौकरी के लिए आवेदन कर दें, इसमें वैकेंसी आ गई तो इसमें नौकरी के लिए आवेदन कर दें। और
हमारा जो लक्ष्य होता है, मान लिया कि हमने अगर हमें टीचर बनना है तो फिर भी हम अगर पुलिस के लिए आ गया वैकेंसी तो पुलिस में डाल दिया, और हमने अगर और किसी कांस्टेबल के लिए उसमें डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उसी पर फोकस करना चाहिए। लक्ष्य तो जरूर मिल जाएगा। ऐसा ही उनका एक कोटेशन था कि जो सत्य होता है उसके लिए पहले, अगर आप सत्य बताने से लोग डरते हैं, क्यों? उन्हें पता होता है कि अगर हम सत्य बताएंगे तो सबसे पहले लोग हमारी मजाक बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले उसका मजाक बनाया जाता है, फिर लोग उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन बाद में उसे स्वीकार भी कर लिया जाता है। ये लोग डरते हैं कि अगर कहीं हम किसी के सामने जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे। मजाक बनाने दो, पहले अपनी इज्जत कमाओ, फिर अपनी मजाक से डरो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जब बात चलती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे। आप जब भी उनकी लाइफ के कोटेशन पढ़ोगे या कुछ भी ऐसा पढ़ोगे, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ आपको ठहरना पड़ता है और चीज़ों को देख करके समझना पड़ता है। जैसे अगर एक कोट की बात करें कि जो हमारी सोच है, ठीक है, जो हमारे विचार हैं, वही तो हम बनाते हैं। अगर हम अपनी पर्सनालिटी को देखें, जो भी हमारे दिमाग में चलता रहता है सुबह से शाम तक, वही हमारी पर्सनालिटी में होता है। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे, आपके मन में जैसे विचार चलते हैं, एक्चुअल में रियल लाइफ में भी आपका बिहेवियर भी वैसा ही होता है और आपका कैरेक्टर भी धीरे धीरे वैसा ही बनता चला जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यानी आप जो बोलते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सुबह से शाम तक कुछ भी बोलते रहो कि मैं ये, मैं वो, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? जो आप सोचते हो, ठीक है, अपने बारे में, लोगों के बारे में, वैसा ही आप करते हो। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर आप सुबह से शाम तक जो भी गलत सलत सोचते हो तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही होगा। आप लोगों का हमेशा बुरा ही करना चाहोगे। तो सबसे जरूरी क्या है? लोगों के बारे में जानना जरूरी नहीं है, जानना क्या है? अपने बारे में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्वामी विवेकानंद जी ने किसके लिए कहा है? स्वयं को जानने को कहा है, किसी और को जानने को नहीं कहा है। अगर आपने खुद को जान लिया, ठीक है, अपने माइंड को समझ लिया, अपनी पावर्स को जान लिया, अपनी लिमिटेशन को समझ लिया कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेस क्या है, ठीक है, अगर ये आपको पता होता है तो आप लाइफ में क्या होते हो? आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होते हो। आप लाइफ में बिल्कुल क्लियर होते हो कि ये मेरी लिमिटेशंस हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, ठीक है, और फिर आप कोई भी लाइफ में कोई भी गोल हो आप उसको अचीव कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, आप लाइफ में गोल के प्रति बिल्कुल क्लियर नहीं होते हो। ऐसे समझो, आप लाइफ में क्या करते हो? गोल डिसाइड तो कर लेते हो, लेकिन किस बिहाफ पे करते हो? या तो दूसरों को देखोगे या अपने जो भी एल्डर्स होंगे, बड़े सीनियर होंगे, उनको देख के ही लाइफ में गोल डिसाइड करते हो, स्वयं को थोड़ी ना देखते हो। कभी ऐसा होता है कि आप बैठ के खुद को देखते हो कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है? कभी जानने की कोशिश करते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सबसे पहले क्या करें, कॉपी पेन लें और देखें उस पर कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, अब जैसे आपकी बात करें तो आप अभी इस टाइम 11th 12th या BSc फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फाइनल ईयर जिसमें भी हो, ठीक है, तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होगी? आप लाइफ में बिल्कुल क्लियर नहीं होगे अपने लक्ष्य के प्रति। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे अभी आदित्य ने बताया कि लाइफ में आप वैकेंसी के चक्कर में रहते हो, तो अगर आप उसको मोटा मोटा समझो तो होता क्या है, लाइफ में इस टाइम पे करंट सिचुएशन में बेरोजगारी बहुत है, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब का कोई भरोसा नहीं है कि कौन सी कब मिलेगी आपको, कौन सी कब नहीं मिलेगी, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। आप चाहे टीचर का सोच रहे हो, टीचर का भी सोचो तो आप 9th से ही सोच लो कि आपको करना क्या है। 9th 10th में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में करियर डिसाइड करना, और वो कैसे होता है? बच्चा इतना समझदार होता नहीं है, पेरेंट्स को थोड़ा सा उसके साथ बैठना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ों को, ठीक है, बैठ के बात करनी चाहिए, ठीक है, वो होता नहीं है क्योंकि अपने पेरेंट्स जो हैं वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अपने लोग सब क्या हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो ज़्यादातर पेरेंट्स को इतनी नॉलेज ही नहीं होती कि आपके साथ बैठ के वो आपकी लाइफ को डिज़ाइन कर सकें, और आप लोगों की इतनी चिंता नहीं होती है, ठीक है, फ़ोन मिल जाए, फ़ोन में उल्टा पुल्टा तो देख लोगे, लेकिन लाइफ में क्या करना है उसके प्रति आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम होता है। अच्छा, होगा कहाँ से? अगर इस सब की शुरुआत करनी हो तो आपको अपनी लाइफ को बदलना हो तो कहाँ से बदल पाओगे? कुछ ऐसे लीडर्स जो पास्ट में हुए हैं, कुछ ऐसे मतलब कह सकते हैं कि जिन्होंने भारत के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं, उनके बारे में आप पढ़ो,
उनके बारे में सबसे पहले क्या करो, पढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्वामी विवेकानंद जी को ही पढ़ो, आपको जो अच्छा लगता है। भगत सिंह अच्छे लगते हैं, भगत सिंह पढ़ो, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी अच्छे लगते हैं, स्वामी विवेकानंद जी पढ़ो। अब्दुल कलाम अच्छे लगते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ो। जो भी पर्सनालिटी आपको अच्छी लगती है उसके बारे में आप पढ़ो, ठीक है। वहाँ से क्या होता है, आपके माइंड्स में क्या आएंगे, बहुत अच्छे विचार आएंगे, आपको चीज़ें समझ आएंगी, आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने अपनी लाइफ में कैसे क्या चीज़ें करी थी। जैसे अहिल्याबाई की कहानी पढ़ोगे, लड़कियों में अगर अहिल्याबाई की आप कहानी पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी कि इतना बड़ा एम्पायर और वो अकेले लड़े, ठीक है, और अंग्रेजों को अपनी सीमा के अंदर आने से रोका। क्यों किया, कंप्रोमाइज़ भी तो कर सकती थी। तो ये सब आपको तब समझ आता है जब उनके साथ बैठते हो। रियल लाइफ में एकदम से चीज़ें बदलती नहीं है। ये भी है कि आपने बस एक दिन पढ़ लिया, आपको लगेगा अब तो हमसे बड़ा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइफ में आपके साथ ऐसा होगा, आप जानते सब होगे, लेकिन आपके सामने जैसे ही प्रॉब्लम आएगी तो आप अंदर से क्या हो, अंदर से डरे हुए हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर करियर की बात करें तो आप अभी डरे हुए हो, कोई सियोरिटी नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्का ही लग जाएगी। अगर आप बीएससी करते हो, बीएड करते हो या बीटीसी करते हो, पक्का आपकी जॉब लग जाएगी, बिल्कुल सियोरिटी नहीं है, ठीक है। अब तो कंपटीशन और टफ हो रहा है, ठीक है। जो भी वैकेंसी आती है उसमें बच्चा फॉर्म इसलिए डालता है, उसको क्लियर ही नहीं है, उसको भरोसा ही नहीं है एक्चुअल में, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो वो है, इनसिक्योरिटी तो होती है गवर्नमेंट जॉब में, हमेशा क्या होती है, इनसिक्योरिटी होती है। मतलब पक्का नहीं होता है कि आपका हो ही जाएगा, वो लक होता है या सिचुएशंस होती है, सरकमस्टांसेस होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, कुछ भी आप समझ लो, वो सब होता है, ठीक है। तो कभी भी पढ़ाई करो तो ये सोच के मत पढ़ो कि मतलब यही चाहिए और यही नहीं मिला तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रखो, कम से कम 3 ऑप्शंस तो रखो, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और 25 तक आपको अचीव करना है, ठीक है। एज अपनी टारगेट बनाइए कि 25 तक आप अचीव कर लो, ये सब आपको डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। अगर आप डिसाइड नहीं करते हो तो मेन प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 11th के भी स्टूडेंट बैठे हैं, 12th के भी बैठे हैं और बीएससी के भी बैठे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इन सब में सबसे एक मेन कॉमन चीज़ ये मिलेगी, जो थॉट्स हैं सबके वो अलग ही डायरेक्शन में रहते हैं। मतलब ना तो करियर के प्रति बिल्कुल स्पष्ट रहेंगे कि हमको यही करना है, ना ही पढ़ाई के प्रति रहेंगे, और ना ही जीवन में आने वाली जो भी संभावनाएं उनको देख पाते हैं। तो अगर हम फिर से वापस से उसी बात पे आते हैं कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक नहीं रुकना है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोटेशन को ध्यान से समझोगे, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ध्यान से समझो, उठो का मतलब हमने आपको बताया था, उठना किससे, आलस्य से, ठीक है। जो आपके अंदर सुबह सुबह आता है, बेड से उठना होता है तो अलार्म लगा देते हो, तो फिर 10 मिनट का फिर स्नोज लगा के, ठीक है, मम्मी पीछे से सुना आ रही होती है, नहीं आपको उठना ही नहीं है, फिर 10 मिनट या जो भी है वो क्या है, आलस है। या कहीं भी आपको जाना होता है, जैसे मान लीजिए आपका आज एग्ज़ाम होता, ठीक है, और कितनी भी ठंड होती तो आप आते नहीं आते, तो इसका मतलब क्या है, आलस्य था जो आपको रोक रहा था। तो उठना है आपको। अभी स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको रोकती हैं, जो आपको नीचे गिराती हैं, उन चीज़ों से ऊपर उठो। जैसे आलस्य हो गया, मेन आलस्य हो गया। दूसरा निंदा हो गया, निंदा मतलब दूसरों की बुराई करना। आप क्या करो, दूसरों की बुराई करते रहो, उसका कुछ नहीं बिगड़ना, आपका ही बिगड़ेगा। क्या बिगड़ेगा, टाइम बिगड़ेगा। जितने टाइम आपने उसकी बुराई करी वो टाइम आपका बिगड़ जाएगा, यानी टाइम तो चला ही गया आपका। तो दूसरों की निंदा आपको नहीं करनी है, मेन चीज़ें। और अहंकार मत पालो, अहंकार तो पालना ही नहीं है कि मैं टॉपर हूँ, ठीक है, या मुझे सब आता है। अरे नहीं आता भाई, आइंस्टीन को नहीं आता था, तेरे को कैसे आता है, और साइंटिस्ट बनते ही ना, ठीक है। तो आता किसी को नहीं है, सब एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर का मतलब चीज़ों को ढूंढते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई चीज़ों का इजाद करते हैं और अपना अपना काम करके चले जाते हैं, ठीक है। और याद उन्हें रखा जाता है जो जीवन में कुछ ढंग का करते हैं, सबको याद नहीं रखा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग हुए होंगे और इस टाइम पे भी बहुत सारे लोग हैं। अब आपको देखना है कि आपको किस तरह से याद रखा जाएगा। जैसे आप कॉलेज में होते हो तो कॉलेज में कोई एक ऐसा स्टूडेंट होता है जिसके पास आप हेल्प मांग सकते हो, जो आपकी मजाक नहीं बनाएगा। लाइफ में कभी भी टूटोगे, गिरोगे तो वो आपका हाथ पकड़ने को तैयार होगा। इसी को तो हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं,
ठीक है, अगर नहीं है तो ऐसे लोगों को बनाओ जो है नहीं लेकिन जिनको पढ़ के आपको हिम्मत मिलती है, इन लोगों को पढ़ के सुन के आपको हिम्मत मिलती है। तो ऐसे लोगों को सुनना चाहिए और ऐसे लोगों के बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि आजकल तो सब बिजी हैं, शॉर्ट्स देखने में बिजी हैं, वीडियो में फालतू की नौटंकी देखने में बिजी हैं, ठीक है, एक्चुअल में पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप भी अपने घर में ध्यान से देख लो, 5 बुक्स अगर आपको ढंग की मिल जाएं, बहुत बड़ी बात है, 5 बुक्स आप अपने घर में उठा के देख लो, पेरेंट्स को उठा के देख लो, उन्होंने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, अच्छी बुक्स, मतलब किसी भी व्यक्तित्व के ऊपर हो गई या कुछ ऐसा हो गया जिससे जीवन की दिशा बदले, जीवन के विचार बदले। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, बुक्स पढ़ो, ढंग की बुक्स पढ़ो, अच्छी चीज़ें पढ़ो और फिर उनके बारे में सोचो और अपने जीवन में धीरे धीरे करके उनको उतारो, क्योंकि जैसे जैसे आप उतारते हो तो अंदर से आपको फिर हिम्मत मिलती है, फिर आप मजबूत होते हो। कोई भी एग्जाम हो आप क्रैक कर लोगे, लेकिन शर्त यही होती है कि आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ें हों। यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम इतना हार्ड क्यों होता है, क्योंकि आपको सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम इसलिए रखा जाता है जो आप संभालने वाले हो, जिस भी वागडोर आप संभालने वाले हो, जिस भी जिला की, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, रोज़ नई नई परेशानियाँ मिलेंगी, कोई कुछ आ गया, कोई कुछ आ गया, कोई पॉलिटिक्स प्रेशर लेके आ गया, कुछ ऐसा हो गया जिसमें आप इमोशनली फंस गए, तो आप कैसे हैंडल करोगे, नौकरी छोड़ छाड़ दोगे, फिर फ़ायदा क्या होगा, इतना फिर वो तामझाम करे और एग्ज़ाम कराए और फिर नई वैकेंसी निकाले। इसलिए वो पहले ही इतना आपको प्रेशराइज करके टफेस्ट एग्ज़ाम देते हैं ताकि आप चीज़ों को हैंडल करना सीखो, ठीक है। इतना बड़ा सिलेबस होता है, इतनी सब चीज़ें होती हैं, इसीलिए करी जाती हैं, वरना हर कोई ना निकाल ले कि आज हम भी डीएम बन गए, हम भी डीएम बन गए, ऐसा नहीं होता है। और वहाँ पे इंटरव्यू भी ऐसा ही रखा जाता है, इंटरव्यू में भी बहुत सारी पर्सनालिटी की चीज़ें देखी जाती हैं, आपसे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करे जाएंगे आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, जैसे आपका नाम क्या है, आपका ज़िला क्या है, और उसमें भी आपको उलझा देंगे कि ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपकी पर्सनालिटी को हिला देते हैं, और पर्सनालिटी बनती कहाँ से, बुक से नहीं बनती है, जो आप एकेडमिक बुक्स पढ़ते हो वहाँ से नहीं बनती कहाँ से, जो आप ये बुक्स पढ़ोगे, सेल्फ हेल्प बुक्स, ठीक है, किसी भी लीडर की पढ़ लीजिए, जो भी आपको पसंद है, कुछ भी, लेकिन पढ़ना शुरू करो, कोशिश करो। जो आज इस बार नया साल शुरू हुआ था, उस टाइम पे हर बार हम ऐसा होता है कि नए साल पे बुक्स मंगाते हैं। लास्ट ईयर मंगाई थी अरविंद गुप्ता जी की, ठीक है, साइंस पे बहुत सारी बेस्ड हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, देख लेते हैं स्टेटस अच्छे वाले, ठीक है। और इस बार हमने स्वामी विवेकानंद जी की मंगाई हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं और सस्ती भी हैं, अच्छी भी हैं, तो पढ़ते हैं, टाइम मिलता है, पढ़ना चाहिए, आपको भी पढ़ना चाहिए, कम से कम 5 मिनट तो निकाल ही सकते हो, दिन का 5 मिनट निकालो, 1 लाइन पढ़ो, 2 लाइन पढ़ो, लेकिन पढ़ना चाहिए। और ये आदत आपको ताउम्र रखनी है, ठीक है, यानी जब तक आपके दांत ना गिर जाएं तब तक आपको पढ़ना चाहिए अच्छी चीज़ें, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, आप ये मत सोचा करो कि मुझको 11th करना है, 12th करना है, बीएससी करना है, इसके बाद पढ़ाई ख़त्म, या जो भी आपको हायर एजुकेशन में पीएचडी करना है, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, आपको लाइफ को पढ़ना पड़ेगा। आप लाइफ को जब तक पढ़ना नहीं सीखोगे, चीज़ों से उलझना और चीज़ों को सुलझाना नहीं सीखोगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। पैसा भी एक हद तक काम आता है, जहाँ पे आप फंस जाओगे वहाँ पे पैसा भी काम नहीं आएगा, ऐसी जगह पे आप फंसते हो फिर पैसा भी काम नहीं आता है, और दुआ भी काम आती है, ठीक है। लोगों की दुआएं तब काम आती है जब आप अच्छे कर्म करते हो, अच्छे कर्म आपको करने चाहिए, और वो तब होंगे जब आप अपनी आदतों में इन चीज़ों को संभालोगे। और इन चीज़ों के बारे में बात होती नहीं है, घर पे होती है कभी बात, घर पे उठ के आज किसी ने बताया कि आज क्या है, नहीं बताया। कभी कुछ अच्छा होता है कोई बताता है, नहीं बताता, सब बिजी हैं, ठीक है। एक बड़ी सी एलसीडी के सामने बिजी हैं, ये एक छोटे से स्क्रीन के सामने बिजी हैं, सब बिजी हैं, कोई बात नहीं करेगा। आप लाइफ में कभी भी धक्का खा के आओगे, एक्चुअल में आप अंदर से टूटे हुए होगे, ठीक है, और उस दर्द को आप अपने घर वालों से नहीं बयां कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने कभी हिम्मत ही नहीं दिखाई, आप कभी उनको सच बोल ही नहीं पाओगे, और वो आपके सच को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कभी भी ट्राई कर लेना, कभी ऐसा हो जिसको आपको पता है कि घर वालों को बताना चाहिए लेकिन आप बता नहीं पाओगे। क्यों? वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हमारा लड़का ऐसा भी कर सकता है, और वो लड़का करके आया या लड़की करके आई, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे ही होता है, सब करते हैं। अब घर वालों की आदत कैसी होती है, वो अपने हाथ ऐसे रख लेते हैं,
ठीक है, कि चूहे की तरह कि रख लिए और बिल्ली मुझे देख ही नहीं रही। अरे बिल्ली देख रही है, खा भी जाएगी तेरे को, ठीक है। हाथ हटा के देख तो सही, अपने बच्चे को समझ तो सही, समझना चाहिए। और लाइफ में हमें नहीं लगता कि किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं होता होगा। कुछ भी देख लीजिए, सबके साथ होता है। पढ़ाई से रिलेटेड हो गया या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो गया या XYZ कुछ भी हो गया, खुरापाते कोई भी उठा के देख लो, सब करते हो। लेकिन तभी बता पाओगे जब अपने घर वालों के साथ एक्चुअल में टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। घर वालों के साथ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, शुरू से आदत पड़ी हुई है कि मम्मी पापा को कुछ बोल ही नहीं सकते आप, या मम्मी पापा भी आपको हैप्पी बर्थडे नहीं बोल सकते, ये भी होता है। इतने इमोशंस इंडल्ज हैं अपनी यहाँ पे कि बोल ही नहीं सकते। अच्छा, आप ये नहीं बोल सकते जो बोलना चाहिए, तो आप अपने करियर के बारे में कैसे बात करोगे? नहीं कर पाओगे। करियर में आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए 9th से, कि आप 9th के बाद क्या स्ट्रीम लेते हो, ठीक है। 9th के बाद आपको बायो लेनी है, कंप्यूटर लेनी है, आपको क्या लेना है XYZ, वो 9th में ही क्लियर हो जाना चाहिए था। लेकिन इतना कोई समझदार है ही नहीं जिसने सोच समझ के ये डिसीजन लिया हो, वो ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। और फिर 11th आता है। 11th में आपको सोचना चाहिए था कि आपको बायो लेनी है या आपको मैथ लेनी है या आपको और कुछ लेना है, तो ये भी आपने सोच समझ के नहीं लिया। जो कठिन लगता था वो छोड़ दिया होगा, या जो करना चाहिए आपको, आपके भैया ने किया, आपकी दीदी ने किया, ठीक है, वो किया होगा। तो ये सब आपका चलता रहता है। अच्छा, अब आता है आगे, जैसे ग्रेजुएशन की बात करें, ग्रेजुएशन में सबसे बड़ा पंगा आपके साथ ये हो जाता है कि आप जब एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो ये सोच समझ के नहीं लेते हो कि BSc में आपको क्या करना है। BSc तो करनी है, वो तो अलग है, BSc तो करनी है आपको, वो तो आपकी फैमिली वाले करवा देते हैं एडमिशन। गर्ल्स में दूर भेजेंगे नहीं, ठीक है, पास में ही रखेंगे, ठीक है। मेरा बच्चा और मेरा बच्चा यहीं पढ़ेगा, तो वो पास में ही पढ़ाते हैं, मेरी आंखों के सामने रहे, बाहर जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो फैक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो उन्होंने एडमिशन दिला दिया, और एडमिशन दिलाने के बाद अब उनकी जिम्मेदारी खत्म होती है। अब यहाँ से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आप BSc के बाद क्या करोगे। वो BSc फर्स्ट में ही सोच लेना चाहिए। एक्चुअल में आपको 11th में ही सोच लेना चाहिए था, लेकिन अगर आपने नहीं सोचा तो आपको BSc फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए और उसी टाइम से तैयारी करनी चाहिए। जितने भी आपके सीनियर्स रहे होंगे, ठीक है, उनसे अगर आप बात करोगे, अगर वो सच बोलेंगे तो वो सबसे बड़ी कमी यही बताएंगे कि BSc फर्स्ट ईयर में हमने ये प्लानिंग ही नहीं करी कि BSc में हमें करना क्या है। 90% स्टूडेंट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है और ये नहीं सोचता है कि उसको लाइफ में करना क्या है एक्चुअल में, और जो अभी कर रहा है उसके साथ साथ में वो क्या कर सकता है। इसलिए वो हमेशा कंफ्यूज रहता है और हमेशा उसके साथ यही होता है कि उसको चाहिए कुछ होता है और मिलता कुछ है, ऐसा होता है, ठीक है। फिर यही वाली बात हो जाती है कि वैकेंसी कोई भी आए और बच्चा फॉर्म डाल देता है, वो कंफ्यूज है। अगर आपको एक एग्जाम क्रैक करना है और आपने ढंग का प्लान किया है, ठीक है, तो वो आपको कंप्लीट करना चाहिए अपना गोल। अगर मान लीजिए आपका नीट टारगेट रहा था 11th में, तो आपने एक्चुअल में एडमिशन तो ले लिया BSc में, लेकिन आप भी अभी भी तैयारी किसकी कर रहे हो? नीट की। और आपको BSc के साथ साथ नीट को क्वालिफाई भी करना चाहिए और फिर एडमिशन लेके घर वालों को दिखाना चाहिए कि थोड़ा सा टाइम तो लगा लेकिन मैंने किया ना, ये दिखाना चाहिए आपको। लेकिन होता क्या है, फिर बच्चा कंप्रोमाइज़ कर लेता है, चलो भाई BSc ही सही, अब नीट हमारे बस की नहीं। क्यों? वो खुद डील दे देता है। जब भी आप डील देते हो तब वो चीज़ें छूट जाती हैं, ये पक्का है। लाइफ में जब भी आप चीज़ों को छोड़ोगे, एक बार छोड़ोगे वो पूरी तरह से छूट जाएगी और ऐसी छूटेगी फिर आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। ये कंपटीशन में ज़्यादा होता है लाइफ में। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आप अपने मन से उसको अगर छोड़ना शुरू करोगे थोड़ा सा भी, तो वो धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा पूरी तरह से छूट जाएगा और इतना बुरा छूटेगा, नफरत हो जाएगी आपको फिर, ठीक है। तो छोड़ो नहीं, जब छोड़ो जब आप पहले से ही क्लियर हो लो। आप 11th में एडमिशन लेते हो, सोचो आपने क्यों एडमिशन लिया। अरे घर वाले तो अपनी पूरी जिम्मेदारी करते हैं कि एडमिशन दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे तो पड़ोसी कान खा लेगा उनके कि हमारा लड़का इंटर करा हुआ है, तुम्हारा लड़का ऐसे घूम रहा है, ठीक है। या यहाँ पे देखो मोहल्ले में कितनी गंद मचा रखी है इसने, दिन भर क्रिकेट खेलता है या फ़ोन चलाता है या सुट्टा मारता है, जो भी है, ठीक है। हाँ, जीने नहीं देंगे जब तक उनके मुकाबले आप कुछ नहीं। सोसाइटी में आपको तभी रहने देते हैं जब आप उनके पैरामीटर्स को फॉलो करते हो। आप अच्छी सोसाइटी में रहने जाओगे, अगर आप मान लीजिए कोई NRI वाली सोसाइटी में रहने जाएगा तो NRI मिलेंगे वहाँ पे, ऐसा थोड़ी ना आप ऐसे सब घूम रहे हो,
ठीक है। तो सोसाइटी अपने हिसाब से ही एक्सेप्ट करती है चीज़ों को, और आपको सोसाइटी में इंटर करना है तो सोसाइटी के हिसाब से अपना लेवल बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप एकेडमिक पढ़ाई करो। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप यूपीएससी की तैयारी करो या आप नीट की तैयारी करो या आईआईटी जेई की तैयारी करो, कभी भी नहीं कहा होगा। 11th 12th के जितने भी बच्चे बैठे हैं आप पूछ लीजिएगा, कभी नहीं कहता हूँ कि ये करना चाहिए। मैं कहता हूँ पहले सोचो कि आपको करना क्या है, आप चाहते क्या हो लाइफ में। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल, तो इतने ऑप्शंस हैं, अगर लिस्ट बनाने जाओगे ना तो 1-2 पन्ने भर जाएंगे ऐसे ही, अगर ढंग से सोचोगे। उन 1-2 पन्नों में से आपको सिर्फ 10 सिलेक्ट करने होते हैं, 10 में से फिर 5 शॉर्ट लिस्ट करने होते हैं, 5 में से कोई 2 ऐसे होंगे जो आपकी पर्सनालिटी से मैच करते होंगे, और कोई एक ऐसा होगा जो आपके घर वाले भी सपोर्ट करते होंगे और आप भी पूरे दिल से करना चाहते होंगे। फिर वो करने से कौन रोक लेगा? मुझे तो लगता नहीं कि कोई रोक ले। अब होता क्या है, शौक में कह देते यूपीएससी बोलने में अच्छा लगता है, अरे मेरे को तो यूपीएससी करना है। हाँ, ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। या मेरे को ये करना है वो करना है, हाई लेवल की चीज़ें बताने में अच्छी लगती हैं। कोई चपरासी बनना चाहेगा? नहीं बनना चाहेगा, और लग जाए तो वो बहुत बड़ी बात। पीएचडी, हाँ, पीएचडी करा हुआ कोई अगर है उसकी लग जाए, ठीक है, तो वो आपको फेल कर देगा, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं, आपको समझना भी ज़रूरी है। और ये चीज़ें कैसे समझोगे? अभी समझो, लाइफ में टाइम निकल गया फिर नहीं समझ आएंगी, फिर आपको रिग्रेट होगी कि टाइम जब था करने वाला, ये करने वाला टाइम है आपका। ऐसे समझो, इस टाइम पे आपको करना चाहिए। और सोचना कब था? थोड़ा सा पहले। थोड़ा सा पहले का मतलब आज। अगर आज से आपने चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया जो भी आपकी लाइफ में आने वाली है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये सब चीज़ें आप बहुत मोटी मोटी पढ़ लो, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लो, पूरी गीता पढ़ लिया आपने। उसका महत्व कब होगा? जब आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो चीज़ें। अगर आपने अपने जीवन में नहीं उतारी तो कुछ काम किए? अच्छा, आज यहाँ पे आए हो और यहाँ से एक बात अगर आप सीख के नहीं गए, सिर्फ सुन लिया, सुनने में अच्छा लगा, तो सुनने में अच्छा लगा ये इसका कोई मतलब नहीं होता है। अपने जीवन में उतारो, एक बात उतारो, उस एक बात को उतारने के बाद अपनी लाइफ में पर्सनालिटी को चेंज करो, और फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा करो जिससे आपसे लोग इंस्पायर हों, आपसे लोग प्रेरणा लें कि हाँ उस बंदे ने कुछ ढंग का किया है, ठीक है। वो तभी होता है जब आप आगे बढ़ते हो स्वयं, कोई और नहीं बढ़ा सकता। हम जितना मर्जी चाहे चिल्ला लें, ठीक है, हमारे बोलने से कुछ थोड़ी ना होने वाला। सबसे पहले आपको स्टेप लेना पड़ेगा कि मेरी लाइफ की पर्सनालिटी मुझे चेंज करनी है, मेरी लाइफ में जितनी सिचुएशन है उसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी है, तब आप आगे बढ़ पाओगे। जैसे यहाँ बोलने की बात हुई तो मैं कितना मर्जी बोल लूँ आपसे, जिसको बोलना होगा वो अपने आप ही बोलेगा और अच्छे से भी बोलना सीखेगा। कोई ज़रूरी नहीं, किसी को अगर नहीं बोल मिल रहा है, हिचक है यहाँ पे बोलने में या कुछ कमियाँ रह जाती हैं, तो उससे सीखेगा। देखो मैंने इतने बच्चों के सामने बोला तो सही, आगे चल के लाइफ में और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेगा। तो यहाँ से उसकी जर्नी शुरू होती है। यहाँ पे इसीलिए बुलाया है कि आप चीज़ों को सोचना शुरू करो, अच्छी चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करो। घर पे नहीं कराया जाएगा, घर वाले बहुत बिजी हैं, ठीक है, हद से ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि 1.5 GB मिल जाती है सबको, मम्मी को भी, पापा को भी, दादी बुआ सबको मिल जाती है। और 5G फ्री चल रहा है, ठीक है, हाँ 5G फ्री चल रहा है, तो उनको इतनी व्यस्तता है एक्चुअल में कि वो कभी बात ही नहीं करेंगे। और वो इसलिए भी नहीं करते कि उनको नॉलेज ही नहीं है। मेन दिक्कत ये है कि उनको लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें, करियर के बारे में नहीं पता है, तो वो तो आपसे बात करेंगे नहीं। और आप भी क्या करोगे? आप कहोगे खाली पंगे क्यों लेने, खाली का स्ट्रेस क्यों लें, ठीक है, अच्छे खासे रजाई में बैठे तो है, फालतू में दिमाग चलाना क्यों है कि हमें इतना वो करना है वो करना है, वो सब नहीं सोचना है आपको, ठीक है। आप भी क्या करते हो? लिमिटेड पैरामीटर्स डिसाइड कर लेते हो कि 11th के बाद 12th हुआ, 12th के बाद कहीं एडमिशन मिल गया तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे BSc हो जाएगी, बहुत सारे कॉलेजेस खुल रखे हैं और नंबर भी प्रैक्टिकल में अच्छे मिलते हैं, ठीक है, हाँ। तो ये सब सोचते हैं बच्चे, ठीक है। इस सब से क्या होता है, वो एक लिमिटेड पैरामीटर्स डिसाइड कर लेते हैं अपनी लाइफ का, करियर का, और फिर वो फंसते ऐसा हैं कि इतनी बुरी तरह से फंसते हैं कि लिमिटेड चीज़ें अगर मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर भैया कोई बात ही नहीं। तो ये सब आपको पहले से सोचना और समझना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप और हम मिलके इन चीज़ों के बारे में बात करें, ठीक है। आपको जो समस्या आती है आप अपने आप भी उसको सुलझाना सीखो, बुक्स पढ़ो, अच्छे लोगों से मिलो, और जो आप लाइफ में बनना चाहते हो,
जो भी बनना चाहते हो XYZ, और जो वो काम कर रहा है एक बार उससे मिल लेना, रोना शुरू कर देगा वो उस काम के बारे में। ठीक है, जैसे अपना ही एग्जाम्पल दें, अगर हमको टीचर बनना था तो हम टीचर्स से मिलते थे, वो कभी नहीं बोलते थे कि आपको टीचर बनना चाहिए। यहाँ तक कि प्रोफेसर भी थे, वो भी नहीं कहते थे कि भैया तुम्हें प्रोफेसर बनना चाहिए, वो कुछ और ही बता देते थे, पता नहीं क्या क्या बताते थे। मेरे को कभी ये बात समझ नहीं आई कि जो काम जो करता है उससे ही वो प्यार क्यों नहीं करता है। कुछ भी करो आप, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, कुछ भी करो, लेकिन उसको पूरी तरह से तो करो, उसकी रिस्पेक्ट तो करो। जैसे एक कोई झाड़ू भी लगाता है तो झाड़ू लगाने से काम से प्यार होना चाहिए, उसे कभी ये फील ना हो कि मेरा बेटा देख लेगा स्कूल जाते हुए मैं रोड पे झाड़ू लगा रहा था। इसमें गलत क्या है भाई, साफ सफाई तो कर रहा है और उससे पैसे आ रहे हैं तो उसमें तो और बुरा नहीं लगना चाहिए, पेट आपका उसी से तो भर रहा है। तो कभी भी लाइफ में चाहे छोटा काम करो चाहे बड़ा काम करो, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करो। आप जो भी पढ़ते हो, जहाँ भी पढ़ने जाते हो, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ने जाते हो या जहाँ भी आप जिस भी कॉलेज में पढ़ने जाते हो, जो भी टीचर आपको पढ़ाता है चाहे उसका बिहेवियर कैसा भी हो, लेकिन जो पढ़ा रहा है उन चीज़ों को आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो। उसके पर्सनल प्रॉब्लम उसमें मत क्रिएट करो, मतलब जो भी उसकी पर्सनालिटी है उसमें ज़्यादा वो मत चेंजेस करने की कोशिश करो। कोई आपके हिसाब से नहीं बदलता है, आपको चीज़ें अपने हिसाब से थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ती हैं और थोड़ी सी चीज़ों से बचना भी होता है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिलेंगे जो आपका कब फ़ायदा उठाना है उन्हें पता होता है। ठीक है, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहो, थोड़ा सा बच के रहो कि आप फंसो ना। ये भी नहीं कि उनको शक हो जाए, ठीक है, आप पे हावी भी ना हो, आप बच लो, बस अपनी पढ़ाई से मतलब रखो। ऐसा हमेशा होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि टीचर से हमेशा आपका ये करने है। आपको आगे लाइफ में जॉब करोगे तो बॉस मिलेंगे आपके, ठीक है, हाँ, या आप ही बॉस बन गए तो आप भी करोगे, ठीक है, हाँ, कोई बचता थोड़ी ना है, तो आप भी क्या करोगे। तो आपको समझना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है लाइफ में। तो कुछ ऐसी चीज़ें अपनी आदत में शुमार करो कि आपको लाइफ में कभी भी ऐसा ना करना पड़े जिससे आपको अंदर से अपने आप से घृणा हो। ठीक है, कभी ऐसा नहीं करना है कि लाइफ में आपको ऐसा लगे कि हाँ हमने ऐसा किसी के साथ बुरा कर दिया, ऐसा बुरा कर दिया कि कभी सही ना हो। ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा बुरा कर देता है कोई अपने फायदे के लिए या अपने मतलब के लिए कि उसकी लाइफ ही बर्बाद कर दी, अब वो सही नहीं हो सकती। जैसे आपकी अभी यंग एज है तो आपके भी साथ ऐसे दोस्त होंगे जो आपका इतना बुरा कर देते हैं, इतना बुरा कर देते हैं कि आपके अंदर बिल्कुल लग जाती है अच्छे से, आप बता ही नहीं सकते किसी को, क्योंकि आप उसके साथ इतना टाइम स्पेंड कर चुके हो, उसकी इतनी बड़ाइयाँ दुनिया को जहाँ को बता चुके हो कि वो ऐसा, वो इतना अच्छा, और निकला अंदर से इतना खोखला। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, हाँ, खुदा पहाड़ नहीं, ध्यान देना है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दो, थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस करो और अच्छी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। दिन में कम से कम 5 मिनट ऐसे निकालो जो अच्छी बुक्स पढ़ो। देखो बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं, बोर्ड की अगर बात करें तो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ, तो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। बच्चों के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो बच्चों के अंदर डर है और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि बच्चे तैयारी को ढंग से नहीं कर रहे हैं, मतलब उनमें बैलेंस नाम की चीज़ नहीं है। अभी बैलेंस मतलब संतुलन नहीं बिठा पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उलझे पड़े हैं। अगर सिंपल भाषा में बोले तो क्या करें, उलझे पड़े हैं। पहला डरे हुए हैं, दूसरे उलझे हुए हैं। डरे हुए कौन है, जो शुरू से ही नहीं पढ़े, अब भी नहीं पढ़ेंगे। वो कब पढ़ेंगे, पेपर से पहले वाली रात पढ़ेंगे। वो नहीं पढ़ेंगे, वो कहेंगे कि हाँ ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो एक्चुअल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनने शुरू से ऐसा किया है और लास्ट में उनको ऐसा ही करना पड़ता है। उनका ये उनकी गलती नहीं है, उनका दिमाग वैसा ही बन जाता है। वो कितनी मर्जी कोशिश कर ले उनको याद ही नहीं होता है, फिर वो फंस जाते हैं। क्यों, उन्होंने शुरू से ही ऐसा किया है, शुरू से ही नहीं पढ़े। तो अब माइंड क्या कहता है, जब बेटा तू शुरू से नहीं पढ़ा तो मैं अब क्यों पढ़ूं, मैं भी नहीं पढ़ने वाला, मैं भी तेरा साथ ही दूंगा और लास्ट में तेरे को बस थोड़ा सा पास करवा दूंगा या फेल करवा दूंगा जिससे तू रोता रहे। वो ऐसे ही करता है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। और उलझे वो रहते हैं जिनकी शुरू से प्लानिंग नहीं होती है। जैसे इस टाइम सिर्फ बच्चे को रिवीजन करना चाहिए, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। एक्चुअल में जहाँ भी देखो तो आपका सिलेबस लगभग फिनिश हो गया होगा। जैसे आप ग्रेजुएशन में भी आते हो तो लास्ट टाइम पे आपको नई चीज़ें पढ़ते हो तो भूलते हो या फिर कन्फ्यूजन होता है, फिर ऐसा लगता है कि पेपर में कुछ छूट गया तो क्या होगा। शुरू से ही सारी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, लास्ट टाइम पे रिवीजन करना चाहिए और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, उन पे फोकस करो तो वहाँ पे पेपर अच्छे होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है।
ठीक है, यहाँ आप आए और आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बातें करी, उनके विचारों को सुना, उनको अब हम अपेक्षा करते हैं कि आप उनको अपने जीवन में भी उतारोगे। ठीक है, कोई एक ऐसा सिंपल सा कोट लीजिए, उसके बारे में सोचिए और उसको समझने का प्रयास करिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, और आज की जो आपकी लाइफ में सिचुएशन है उसमें आप अपने हिसाब से उनको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको अपने जीवन में उन चीजों को उतारने के बाद ही समझ आएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था और इससे मुझे क्या फायदा है। कि कोई भी आपसे कुछ भी कहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी आप कुछ भी बोलता रहे उससे कुछ फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है। आप वीडियोस में कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि उसको आप सच ना मान लो। होता है ऐसा, कई बार है आपसे लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और आने वाले टाइम में आप वैसा बन भी जाते हो। क्यों बन जाते हो? क्योंकि आप उसको मान लेते हो कि हाँ तो मैं तो वैसा ही हूँ जैसा वो कह रहा था, वो सच ही बोल रहा था। ठीक है, कि मैं ऐसा ही कर पाऊंगा, मैं इसी लायक हूँ, वो यही कह रहा था, और वो आप मान भी लेते हो आने वाले टाइम में। क्यों मान लेते हो? क्योंकि आप उसको अथॉरिटी दे देते हो अपनी लाइफ की। तो अथॉरिटी नहीं देनी है आपको, किसी को भी लाइफ में अथॉरिटी नहीं देनी है। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। और जो भी आपका नेक्स्ट ईयर रहेगा, तो अब अपना एक लक्ष्य बनाइए, अपने मन में एक प्रण लीजिए। ठीक है, आज जो भी 12 जनवरी है तो यहाँ से एक मन में प्रण लीजिए कि उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने लक्ष्य के बारे में बात करी थी, गोल के बारे में बात करी थी। ठीक है, और उस लक्ष्य को कैसे हम डिसाइड करते हैं, कैसे हम अचीव करते हैं, क्या क्या चीजें हमें जरूरत है, उन सबको डिसाइड कर लीजिए। वैसे भी जनवरी चल रही है तो जनवरी से दिसंबर तक आपको लाइफ में क्या अचीव करना है इस साल, उसको थोड़ा सा लिख करके उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका ये साल पहले के मुकाबले अच्छा हो सके और आपका ये दिन भी पहले के मुकाबले अच्छा हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।